brought to you by Kuku FM. Download the app now. दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत और मुकेश की आवाज। फिल्म का नाम संगम, साल 1964। किसने सोचा होगा कि ये गीत 57 बरस बाद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की एक घटना का मर्म बन जाएगा। लेकिन ऐसा हो चुका है और ये हुआ है एक सिक्योरिटी डील के चलते। इसका नाम रखा गया है ऑकस। ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट के बीच हुए इस समझौते ने कई दिल तोड़ दिए हैं। ऑकस डील के तहत अमेरिका और ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां बनाने में मदद करेंगे। ऐसी बातें खुले मंच से नहीं कही जाती हैं और ना ही कही गई, लेकिन ये सर्वमान्य सत्य है कि इस डील का मकसद इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते दखल को काउंटर करना है। चीन का नाराज होना तय था, वो हुआ भी। उसने अमेरिका और ब्रिटेन को शीत युद्ध के दौर वाली मानसिकता से बाहर निकलने के लिए कहा है। चीन ने ऑकस में शामिल तीनों देशों पर हथियारों की दौड़ शुरू करने का आरोप भी लगाया। चीन के अलावा जो देश सबसे अधिक नाराज है वो है फ्रांस, नाटो में अमेरिका और ब्रिटेन का सहयोगी देश। फ्रांस और अमेरिका की दोस्ती तो सदियों पुरानी है। आज़ादी की क्रांति हो या वर्ल्ड वॉर में दुश्मनों से भिड़ना, दोनों देशों का साझा इतिहास रहा है। ऑकस की खबर बाहर आने के बाद फ्रांस ने सारे रिश्ते भुला दिए। फ्रांस के विदेश मंत्री ने नाराजगी भरे लहजे में कहा, दोस्त आपस में ऐसा नहीं करते, हमारी पीठ में छुरा घोंपा गया है, ये असहनीय है। ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होगी। आज जानेंगे ऑकस डील की पूरी कहानी क्या है, इस डील से इलाके की जियोपॉलिटिक्स पर क्या बदलाव आएगा। चीन का गुस्सा तो समझ में आता है, लेकिन अमेरिका के दशकों पुराने दोस्त फ्रांस की नाराजगी की वजह क्या है, सब विस्तार से बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है हर्षिता और आप देख रहे हैं ललन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा कार्यक्रम दुनियादारी। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना, दुनियादारी के इस एपिसोड के पार्टनर हैं कुकू एफएम। यहाँ आपको मिलता है जीवन दर्शन, देश दुनिया, समाज, साहित्य आदि से जुड़ी ऑडियो बुक्स का लाजवाब खजाना। अगर दुनिया के विविध रंगों में आपकी दिलचस्पी है, अगर आपकी जिज्ञासा का दायरा लगातार बड़ा हो रहा है, तो ये जगह आपके लिए ही है। कुकू एफएम के साथ अपनी समझ को विस्तार देने का खास मौका है। कुकू एफएम पर इस समय सेल चल रही है। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर 50% की छूट, मतलब ये कि अब सिर्फ 199 रुपये में एक साल तक के लिए कुकू एफएम का खजाना आपके पास होगा। इसके लिए करना क्या होगा, एक कोड डालना होगा, IPL 50। याद रहे, कूपन कोड LTB से 20% की छूट वाला ऑफर सदाबहार है। 50% की छूट वाला कोड 19 सितंबर 2021 तक ही मान्य है। अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर पहुंच जाइए। सूचना समाप्त। अब चलते हैं आगे। एक मिनट, असल में पीछे चलते हैं, अतीत में, ताकि वर्तमान का तियापाचा आसानी से समझ आ जाए। ये घटना है अक्टूबर 2003 की। 2 दिनों के अंतराल में 2 बड़े ग्लोबल लीडर ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। दोनों को ऑस्ट्रेलिया की संसद को संबोधित करने का मौका मिला। पहले थे अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश, जबकि दूसरे नेता थे उस समय चीन के राष्ट्रपति रहे हू जिनताओ। बुश अपने भाषण में वैश्विक आतंकवाद और इराक युद्ध पर फोकस्ड रहे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से मना कर दिया। महज 21 घंटे तक रुकने के बाद बुश ऑस्ट्रेलिया से चले गए। अमेरिकी प्रेस में बुश के बर्ताव की खूब आलोचना हुई। उनके जाने के अगले दिन हू जिनताओ की बारी आई। ऑस्ट्रेलिया के सिस्टम में परंपरा थी कि संसद में उन्हीं नेताओं को बोलने का मौका दिया जाएगा जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आए हों। चीन में लोगों की बजाय कम्युनिस्ट पार्टी का बोलबाला है। इसके बावजूद हू जिनताओ को मंच दिया गया था। चीनी राष्ट्रपति ने इस मौके का भरपूर इस्तेमाल किया। उन्होंने चीन की बढ़ती अर्थव्यवस्था में ऑस्ट्रेलिया के प्राकृतिक संसाधनों के योगदान पर बात की। ऑस्ट्रेलिया के साथ कल्चरल पार्टनरशिप की चर्चा की। वो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज में चीनी स्टूडेंट्स की बढ़ती संख्या को लेकर उत्साहित दिखे। हू जिनताओ ऑस्ट्रेलिया को बराबरी का दर्जा दे रहे थे। वो ये भी जता रहे थे कि एक दूसरे के विकास का रास्ता आपसी सहयोग से होकर ही गुजरता है। हू जिनताओ 3 दिनों तक ऑस्ट्रेलिया में रहे। इस दौरान उन्होंने चीन की छवि को सुगम और सहज बनाने की पूरी कोशिश की। वो इसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे। बुश और जिनताओ के दौरे पर ऑस्ट्रेलिया के अखबार फाइनेंशियल रिव्यू ने एक रिपोर्ट छापी और उसका शीर्षक दिया, बुश केम हू कॉन्कर्ड। बुश ने बस हाजिरी लगाई, जबकि हू जिनताओ ने झंडा फहरा दिया।
ऑस्ट्रेलिया ने 1972 में चीन को मान्यता दी। एक साल बाद उसने बीजिंग में अपना दूतावास शुरू किया। डिप्लोमेटिक रिश्ते तो 70 के दशक में शुरू हो चुके थे, पर आर्थिक मोर्चे पर रफ्तार 21वीं सदी के शुरुआती सालों में आई। कुछ ही सालों में चीन ऑस्ट्रेलियाई उत्पादों का सबसे बड़ा मार्केट बन चुका था। फिर 2017 का साल आया। उस समय ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री थे मैल्कॉम टर्नबुल। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की आंतरिक राजनीति में बाहरी दखल पर लगाम लगाने का फैसला कर लिया। दिसंबर 2017 में सरकार ने देश के चुनावी कैंपेन में विदेश से चंदा लेने पर रोक लगा दी। 2016 में एक सेनेटर को इसी वजह से मीडिया में आकर माफी मांगनी पड़ी थी। पता चला था कि सेनेटर ने चीनी सरकार से जुड़ी एक कंपनी को निजी खर्च का बिल भरने के लिए कहा था। प्रधानमंत्री टर्नबुल ऑस्ट्रेलिया की पॉलिटिक्स में विदेशी दखल को खत्म करने की बात कर रहे थे। अप्रत्यक्ष रूप से ये इशारा चीन की तरफ ही था। यहाँ से चीन और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों में खटास आने लगी थी। अगले बरस तनाव तब और बढ़ गया जब ऑस्ट्रेलिया ने चीन के 5G नेटवर्क पर बैन लगा दिया। ऑस्ट्रेलिया ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश था। तब से दोनों देशों के संबंध का ग्राफ लगातार नीचे गिरा है। चाहे वो चीन द्वारा ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किए जाने की घटनाएं हो, या ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कोविड-19 के ओरिजिन को लेकर चीन पर जुबानी हमला। अप्रैल 2021 में ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्सेस ने अफगानिस्तान में अपने सैनिकों के वॉर क्राइम की रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट पर चीन ने भयानक तंज कसा था। चीन के एक सरकारी हैंडल ने अफगान बच्चे का गला रेत रहे ऑस्ट्रेलियाई सैनिक की फेक फोटो पोस्ट कर दी। इस मामले पर खूब बवाल हुआ। ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने चीन से माफी मांगने के लिए कहा, लेकिन चीन अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने माफी नहीं मांगी, उल्टा ऑस्ट्रेलिया को अपने गिरेबान में झांकने की सलाह दे दी। इन सब के अलावा चीन ऑस्ट्रेलिया से आने वाले प्रोडक्ट्स की एंट्री में देरी कर रहा है। उसने कई प्रोडक्ट्स पर एक्स्ट्रा टैरिफ भी लगा रखा है। कुल जमा बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया और चीन की वर्षों पुरानी दोस्ती दरकने लगी है। 15 सितंबर 2021 को जब ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन और अमेरिका के साथ ऑकस डील की, इस रिश्ते में उभरी दरारें साफ दिख रही हैं। ऑकस डील से चीन बेहद नाराज है। उसने कहा कि ऑस्ट्रेलिया को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो हमें अपना दोस्त मानता है या दुश्मन। 16 सितंबर को स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से ऑकस के मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं। हालांकि चीन ने इस अपील पर कोई ध्यान नहीं दिया। चीन के सरकारी टैब्लॉइड ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि अगर साउथ चाइना सी में लड़ाई हुई तो ऑस्ट्रेलिया भी इसकी चपेट में आएगा। अखबार ने यह भी लिखा कि साउथ चाइना सी में जान गंवाने वाले पहले पश्चिमी सैनिक ऑस्ट्रेलिया से हो सकते हैं। जाहिराना तौर पर यह बयान खुली धमकी है। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री पीटर डटन ने एक इंटरव्यू में कहा कि इसी तरह के बयानों की वजह से हमारे बीच की दूरियां बढ़ी हैं। उन्होंने कहा कि हम इस इलाके में शांति और स्थिरता चाहते हैं। उनके बयान गैर जिम्मेदाराना और बेहद घटिया हैं। जानकारों का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया के पास दो ऑप्शन बचे हैं। वो या तो चीन के साथ टॉक्सिक रिश्ते में बना रहता और उसकी मनमानियां सहता, या फिर अपना फोकस अमेरिका पर शिफ्ट कर देता। ऑस्ट्रेलिया पिछले 2 दशकों से अमेरिका और चीन दोनों को साध रहा था। अब ये बैलेंस अमेरिका पर शिफ्ट हो चुका है। वहां से ऑस्ट्रेलिया का वापस लौटना नामुमकिन है। अब बताते हैं कि ऑकस के तहत क्या क्या होने वाला है। इस समझौते का सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट है परमाणु ऊर्जा से चलने वाली सबमरीन्स बनाने में ऑस्ट्रेलिया की मदद करना। इस काम के लिए तकनीक अमेरिका मुहैया कराएगा, जबकि ब्रिटेन इंजीनियर्स और जरूरी कंपोनेंट्स देगा। ऑकस के तहत 2040 तक 8 सबमरीन्स बनाने का दावा किया जा रहा है। इन्हें ऑस्ट्रेलिया अपनी सामरिक नीति के अनुसार अलग अलग जगहों पर तैनात करेगा। फिलहाल अगले 18 महीने इस पूरे प्लान का ब्लूप्रिंट तैयार होने में लगेंगे। अमेरिका ने ये टेक्नोलॉजी 1958 में ब्रिटेन के साथ साझा की थी, कोल्ड वॉर के दौर में सोवियत संघ की चुनौती का सामना करने के लिए। उसके बाद से अब वो ये तकनीक ऑस्ट्रेलिया के साथ साझा कर रहा है। ये ऑकस की गंभीरता को बताने के लिए काफी है। एक और बात, ये सबमरीन्स परमाणु ऊर्जा से चलेंगी। इनमें परमाणु हथियार नहीं लगे होंगे। ऑस्ट्रेलिया ने परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तखत किया हुआ है। इंडो पैसिफिक में चीन का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा में चीनी सबमरीन्स की गश्ती तेज होने लगी है। चीन के पास दुनिया की सबसे सबमरीन फ्लीट है। उसके पास लगभग 350 सबमरीन्स हैं। इनमें से 1 दर्जन से अधिक परमाणु ऊर्जा और हथियारों से लैस हैं। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां अपेक्षाकृत तेज होती हैं। वे ज्यादा लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती हैं। उन्हें सिर्फ क्रू के खाने पीने का स्टॉक भरने के लिए ऊपर आना होता है।
साउथ चाइना सी में चीन के बढ़ते दखल से पश्चिमी देशों की चिंताएं बढ़ी हुई थीं। ऑकस को इसी चिंता के एक समाधान के तौर पर देखा जा रहा है। इसके जरिए तीनों देश एक दूसरे के साथ तकनीक को साझा करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ रोटेशनल बेसिस पर एक दूसरे की जमीन पर सैनिकों और बाकी सैन्य साजो सामान की भी तैनाती हो सकेगी। ऑकस ने तीनों देशों को चीन से निपटने का मंत्र तो दे दिया, लेकिन उनका एक खास दोस्त बेहद नाराज हो चुका है। फ्रांस के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने जॉइंट स्टेटमेंट जारी कर ऑकस पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अपने खास सहयोगी को धोखा दिया है। 16 सितंबर को वॉशिंगटन में फ्रांस और अमेरिका की दोस्ती को लेकर एक इवेंट का आयोजन था। एन मौके पर फ्रेंच डिप्लोमेट्स ने इसमें हिस्सा लेने से मना कर दिया। अब बताते हैं कि फ्रांस की नाराजगी का कारण क्या है। इसका कारण है साल 2016 की एक डील। ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ डीजल से चलने वाली 12 पनडुब्बियां खरीदने के लिए समझौता किया था। ये लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए की डील थी। ऑस्ट्रेलिया के इतिहास का सबसे डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट। सप्लाई की डेडलाइन साल 2034 में रखी गई थी। 15 महीने तक चली बिड के बाद ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस को जापान और जर्मनी के ऊपर तरजीह दी थी। इस फैसले से जापान नाराज भी हुआ था, लेकिन फ्रांस के साथ डील आगे बढ़ गई। बीच बीच में रुकावटें आती रहीं, लेकिन काम नहीं रुका। 2 हफ्ते पहले ही ऑस्ट्रेलिया ने आश्वस्त किया था कि डील बदस्तूर जारी है, और अब अचानक से फ्रांस के साथ हुई डील को रद्द कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि उनके देश की ज़रूरतें बदल गई हैं। ये ज़रूरतें डीजल से चलने वाली सबमरीन से पूरी नहीं हो पाएंगी। फ्रांस का गुस्सा इसी बात को लेकर है। फ्रांस का कहना है कि हमें बिना बताए या हमसे बिना बात किए डील तोड़ी गई है। इससे तकरीबन 3000 नौकरियां अचानक से खत्म हो गईं। ये लोग सबमरीन बनाने के काम में जुटे थे। फ्रांस ने कहा है कि ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होगी। ऑस्ट्रेलिया को इसका जवाब देना होगा। हम उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे। ये तो सरकारों के बीच का समझौता है। जानकारों का कहना है कि आने वाले समय में दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय अदालत में एक दूसरे को चुनौती देते दिख सकते हैं। फ्रांस का सबसे अधिक गुस्सा अमेरिका को लेकर है। उसने कहा कि इस तरह के घटिया फैसले की उम्मीद जो बाइडेन से नहीं थी। अमेरिका और फ्रांस नाटो में एक दूसरे के सहयोगी हैं। अफगानिस्तान में मिली हार के बाद से नाटो को भंग किए जाने की मांग हो रही है। ऐसे समय में फ्रांस का धोखा देना अमेरिका को भारी पड़ सकता है। अमेरिका इस नुकसान को रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। क्या फ्रांस इतना भारी नुकसान झेलने के बाद चुप बैठ जाएगा? ये कहना बेहद मुश्किल है। इतना तो तय है कि चीन को साधने के चक्कर में अमेरिका ने अपने बड़े सहयोगी को नाराज कर दिया है। इसका क्या परिणाम होगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी कोरोना वायरस महामारी से जुड़ी है। क्यूबा 2 साल तक के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने की शुरुआत कर चुका है। क्यूबा ने कोरोना वैक्सीन पर रिसर्च खुद से की है। वहां सोबेराना 2, सोबेराना प्लस और अब्दाला को अप्रूवल मिल चुका है। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि उनकी वैक्सीन बच्चों के लिए सुरक्षित है। क्यूबा इतनी कम उम्र के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाले देशों की सूची में अग्रणी है। अब बात इटली की। सरकार ने सरकारी और निजी क्षेत्र के सभी कर्मचारियों के लिए ग्रीन पास दिखाना अनिवार्य कर दिया है। ग्रीन पास का सिस्टम वैक्सीनेशन का सबूत देने के लिए लाया गया है। सरकार का फैसला 15 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। हेल्थ मिनिस्टर ने बताया कि यह फैसला वर्कप्लेस को सुरक्षित बनाने के लिए लिया गया है। इससे वैक्सीनेशन प्रोग्राम में तेजी आने की संभावना है। इटली के बाद अब डेनमार्क की बात। डेनमार्क कोरोना महामारी से पहले वाली जीवन शैली में वापस लौट गया है। 11 सितंबर को यहाँ एक कॉन्सर्ट का आयोजन हुआ था। इसमें लगभग 52,000 लोगों ने हिस्सा लिया था। इस कॉन्सर्ट में हिस्सा लेने के लिए ना तो मास्क अनिवार्य था और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग। डेनमार्क की इस आज़ादी का कारण वैक्सीनेशन कैंपेन की सफलता को बताया जा रहा है। अभी तक 50 साल से अधिक उम्र के 96% लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। आज की दूसरी और अंतिम सुर्खी दक्षिण अफ्रीका से है। पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा ने अदालत में एक अर्जी लगाई थी। उन्होंने मांग रखी थी कि उनकी सजा माफ कर दी जाए। उनके कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार की जांच के लिए उन्हें बुलाया गया था, लेकिन वो बार बार इसमें हिस्सा लेने से इनकार करते रहे। इसको लेकर जून 2021 में अदालत ने उन्हें 15 महीने जेल की सजा सुनाई थी। जुमा तब से अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी बीमारी के बारे में मीडिया को नहीं बताया गया है। जुलाई में जुमा ने सजा माफ करने की गुहार लगाई। उनका कहना था कि जेल में उनके स्वास्थ्य और जीवन को खतरा हो सकता है। सर्वोच्च अदालत ने जुमा की अर्जी को खारिज कर दिया है।
जैकब जुमा 2009 से 2018 तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे। उनके कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार और घूसखोरी के कई आरोप लगे। जुमा इन आरोपों से इनकार करते हैं। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।